आइए इकोनॉमी से शुरुआत करते हैं, मौर्यन पीरियड के वक़्त की अर्थव्यवस्था देखते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमी में ये देखते हैं कि टैक्सेस जो है ये कलेक्ट किए जाते थे पीज़ेंट से। जिस तरह से आज टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, उस तरह टैक्सेस उस वक़्त भी कलेक्ट किए जाते थे और ये जो कलेक्शन होता था ये 1/4 से लेके 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 6 यूनिट्स कुछ अगर प्रोड्यूस किया है तो उसको 1 यूनिट देना पड़ेगा। किसी-किसी के लिए ये 4 यूनिट्स में से 1 यूनिट होता था। इस तरह से अलग-अलग फार्मर से अलग-अलग यहाँ पे टैक्सेस लिए जाते थे, बट ये जो टैक्स का जो भी रेशियो होगा वो 1/4 से लेके 1/6 तक हुआ करता था मौर्यन पीरियड में। उसके साथ-साथ उस वक़्त सेतु बाँध करके हमें एक शब्द मिलता है। सेतु बाँध का मीनिंग होता है इरिगेशन फैसिलिटी। इससे हमें ये पता चलता है कि मौर्यन पीरियड के वक़्त इरिगेशन फैसिलिटीज़ हुआ करती होगी। हालाँकि अभी कुछ हमें बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी हैं और ये सब चीज़ें अभी खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि सेतुबंदी वर्ड से हमें पता चलता है कि उस वक़्त एग्री इरिगेशन फैसिलिटीज़ हुआ करते थे, सेतु हुआ करते थे, है ना? तो डैम और ये सब चीज़ें उस वक़्त हुआ करती थी। उसके साथ-साथ लोगों को अगर ये सब फैसिलिटीज़ दी जा रही है तो लोगों से वाटर टैक्स भी लिया जाता था, क्योंकि यहाँ पे लोग पूरी तरह मानसून पे ही डिपेंडेंट नहीं थे, बारिश पे डिपेंडेंट नहीं थे। उनके लिए यहाँ पे सेतु भी बनाए गए थे, यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी दी थी। इसीलिए उनसे यहाँ पे वाटर टैक्स भी लिए जाते थे। उसके साथ-साथ टोल टैक्स जो है ये भी कलेक्ट किए जाते थे, उसके लिए भी टोल गेट्स बना के रखे थे। जब कोई भी जो गुड्स है, जितने भी गुड्स है जो एक जगह से दूसरे गाँव, दूसरे शहर या फिर एक गाँव से दूसरे गाँव जाएँगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएँगे, तो उनको लिए बीच में टोल गेट हुआ करता था, जिस तरह से आज होता है, और वहाँ से उनके टोल टैक्स जो है ये कलेक्ट किए जाते थे। तो यहाँ पे टोल टैक्स लगाए जाते थे, ये भी हमें पता चलता है मौर्यन पीरियड में। उसके साथ-साथ माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सॉल्ट हो गया, सेल ऑफ लिकर हो गया, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स हो गया, ये पूरा स्टेट के अंडर आता था, है ना? तो आर्म्स बनाना है तो वो स्टेट के अंडर होगा, स्टेट ही डिसाइड करेगा कितना बनेगा, किस तरह से बनेगा। लिकर किस तरह से बेचना है, ये भी स्टेट सोचेगा। सॉल्ट बनाना, फॉरेस्ट की देखभाल करना या फॉरेस्ट को काटना है, फॉरेस्ट के जितने भी मैनेजमेंट है पूरे के पूरे स्टेट, यानी एक जो जो भी गवर्नमेंट रहेगी वही सोचेगा, और उसके साथ-साथ माइनिंग वाली भी चीज़ें, है ना? तो कहीं पे कुछ माइनिंग अगर आपको करना है तो वो आप नहीं कर सकते, वो स्टेट के ही अंडर होगा। उसके साथ-साथ फेमाइन रिलीफ मेजर्स भी इस वक़्त लिए गए थे, ये भी हमें पता चलता है। तो फेमाइन रिलीफ जो होता है, यानी फेमिन रिलीफ यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर सूखा पड़ गया, फॉर एग्जांपल पानी की सुविधाएं नहीं मिल पाई या फिर बारिश ठीक से नहीं आई और सूखा पड़ गया, तो ऐसे वक्त ऐसे सिचुएशन में स्टेट के तरफ से कुछ मेजर्स लिए जाते थे, जिसके चलते लोगों को कुछ रिलीफ मिलती थी, है ना? तो लोगों को हेल्प करेगा स्टेट, तो ये चीजें भी इस वक्त की जाती थी, ये भी हमें पता चलता है। उसके साथ साथ मौर्यन पीरियड में कॉइन्स हुआ करते थे जो कि पंचमार्क कॉइन थे, और इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में उस वक्त कॉइन यूज होते थे, ये भी हमें पता चलता है। इस तरह के ये कॉइन्स थे, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले मेरे जो लेक्चर हुआ था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। ये पंच मार्क कॉइन है, इस तरह के कॉइन्स जो है ये रहा करते थे जो मौर्यन पीरियड है उसमें। तो ये जो स्लाइड है ये मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर की है। जिन्होंने नहीं देखा है वो उसे देख ले। उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि उस वक़्त पोर्ट्स भी हुआ करते थे। जितनी भी अर्थव्यवस्था थी वो एक ही तरह से नहीं चलती थी। व्यापार तो हर तरह से चलता था, यानी पोर्ट्स भी थे। पोर्ट्स यानी बंदरगाह भी थे, बंदरगाह भी थे। बंदरगाह अगर हम देखते हैं तो भरूच हो गया, भरूच को यहाँ पे भाऊकच भी कहा जाता है। तो ये भरूच जो है ये कि गुजरात में आता है उस अभी के। तो ये उस वक़्त मौर्यन पीरियड का एक पोर्ट हुआ करता था जहाँ से यहाँ व्यापार चलता था, और सुपारा जो है ये वेस्ट में। ये अगर हम सुपारा जो है ये वेस्ट में हुआ था, एक और पोर्ट है बड़ा, और ताम्रलिप्ति जो है ये ईस्ट में था, एक और बड़ा पोर्ट। इस तरह से 3 जो है ये 3 बड़े पोर्ट हमें देखने मिलते हैं। तो भरूच और सुपारा जो है ये वेस्ट साइड में इंडिया के, और ताम्रलिप्ति जो है ये ईस्ट साइड में हुआ करता था। तो ईस्ट के साथ यहाँ से ट्रेडिंग चलती है और वेस्ट के साथ यहाँ से चलती होगी, ऐसा भी एक गेसिंग यहाँ पे किया जाता है ना? तो ये जो कोस्ट आपको दिख रही है ये यहाँ पे ये कोस्ट बनती है वेस्ट कोस्ट, है ना? वेस्ट कोस्ट, और ये जो बनती है ये बनती है ईस्ट कोस्ट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये जितनी भी जगह के मैंने नाम लिए आज कौन से स्टेट्स में है। उसके बाद हम आगे और चीज़ देखते हैं। तो ये इस तरह से था कि रेवेन्यू जो है ये मेन सब्जेक्ट था अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र एक बुक है, आपको पता है, जो कि चाणक्य ने लिखी हुई है। मैं ऑलरेडी आपको अर्थशास्त्र के बारे में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में। मैंने आपको ये भी बताया था कि कितनी बुक्स हुआ करती थी अर्थशास्त्र की।
ओके, सो कौटिल्य जो थे उनकी ये अर्थशास्त्र करके बुक थी जिससे हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस मिलते हैं और एविडेंस में मैं ऑलरेडी आपको ये भी बता चुका हूँ। ये पिछले वीडियो लेक्चर की सोर्सेस जो है ऑफ मौर्यन पीरियड उसकी ये स्लाइड है, उसमें मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इसमें रेवेन्यू जो है ये अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा इसको फोकस इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू जो है ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे इसका मैनेजमेंट हुआ करता होगा। तो सोर्सेस जो थे रेवेन्यू के वो एक तरह से हम देखते हैं तो इनकम जो आती है माइन से, फॉरेस्ट से, पैस्चर लैंड से, ट्रेड से, फोर्ट से, ये जितनी भी जगह है यहाँ से रेवेन्यू मिला करता था जो भी स्टेट था उसको। उसके साथ-साथ जो इनकम थी वो किंग्स की जो खुद की जो लैंड की जो भी इनकम होगी यानी किंग की खुद की लैंड भी हुआ करती थी और उसके ऊपर जो भी चीज़ें चलेगी जिसके कारण किंग के पास कुछ इनकम आएगी उस इनकम को सीता कहा जाता था। ऐसे हमें यहाँ पे पता चलता है एक तरह से। इसके अलावा हमें एक और कुछ एविडेंस मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है जो ब्राह्मण्स थे, मौर्यन पीरियड मौर्यन एम्पायर में जो ब्राह्मण्स थे या फिर जो भी बच्चे थे, चिल्ड्रन थे या फिर जो भी हैंडीकैप पीपल थे, उनको एग्जेम्प्ट किया गया था टैक्सेस पे करने से। उन लोगों से टैक्सेस नहीं लिए जाते थे, ये भी हमें पता चलता है। टैक्स इवेजन जो है, जो टैक्स की चोरी करते हैं, उसे बहुत बड़ा क्राइम माना गया है मौर्यन डायनेस्टी के वक़्त, मौर्यन पीरियड के वक़्त। उसके साथ-साथ इनके ये अगर कोई करता है टैक्स इवेजन तो उसके लिए बहुत सीवियर उसको पनिशमेंट दी जाती थी, उसको बहुत बड़ी सज़ा दी जाती थी, ये भी हमें पता चलता है। आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन जो है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई थी स्टेट की तरफ से और ऑफेंसेस जो भी करेगा आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन के खिलाफ उन लोगों को बहुत सीवियरली पनिश किया जाएगा, उनके लिए बहुत एक बड़ी सज़ा उनको मिलेगी। तो आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन जो है इनका काफ़ी ख़्याल रखा जाता था क्योंकि इकोनॉमी जो है ट्रेडिंग, व्यापार और ये सब के लिए ये लोग बहुत इम्पोर्टेंट लोग हुआ करते थे। उसके साथ-साथ जो मेन इंडस्ट्रीज़ है इस पीरियड में वो टेक्सटाइल, कपड़े की माइनिंग हो गई, मेटलर्जी हो गई, मेटल को मेल्ट करके कुछ-कुछ बनाना, उसके साथ-साथ शिप बिल्डिंग हो गई, शिप्स बनाना, ज्वेलरी बनाना। ओके, सो ज्वेलरी ज्वेलरी बनाना हो गया, उसके अलावा मेटल वर्किंग हो गया, मेटल पे कुछ वर्क करना, पॉट्स बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें थी जिसके चलते इकोनॉमी चलती थी। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि मौर्यन पीरियड में ये सब चीज़ें हुआ करती थी और ये थी मौर्यन पीरियड की इकोनॉमी। अब हम अगला पार्ट देखते हैं मौर्यन पीरियड के वक़्त सोसाइटी किस तरह की हुआ करती थी, ये हम अभी स्टडी करेंगे। तो अगर हम सोसाइटी की बात करें मौर्यन पीरियड के तो मेगास्थेनिस जो है मेगास्थेनिस मेगास्थेनिस कौन है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और मेगास्थेनिस ने जो बुक लिखी है उसका नाम था इंडिका, ये भी मैं बता चुका हूँ। उसमें हमें ये पता चलता है कि उन्होंने लिखा है कि यहाँ के सोसाइटी में 7 कास्ट हुआ करती थी, ऐसा मेगास्थेनिस कहते हैं और उनका नाम था फिलोसोफर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ड्समैन, आर्टिशियंस, मैजिस्ट्रेट्स एंड काउंसिलर्स। इस तरह से ये 7 लोग हुआ करते थे, 7 कास्ट ही थी ऐसा मेगास्थेनिस कहते हैं। अब एग्ज़ैक्टली हमें नहीं पता कि क्या सिस्टम था, क्या नहीं। बट मेगास्थेनिस के बुक से हमें ये चीज़ें पता चलती है और अगर हम यहाँ पे देखें तो फिलोसोफर का तो काफ़ी महत्व रहेगा ही और फार्मर्स का भी रहेगा, सोल्जर्स तो रहेगा ही और हर्ड्समैन जो है, हर्ड्समैन है पशुपालन के लिए जो एनिमल्स की देखभाल करने के लिए रखे गए थे लोग, वो हो गए। आर्टिसन आपको पता ही है, मैजिस्ट्रेट्स है, उसके साथ-साथ काउंसिलर्स है। काउंसिलर्स जो ये राज्य चलाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। मेगास्थेनिस जो है उन्होंने कहीं हमें ये नहीं बताया कि इंडियन सोसाइटी जो है, उसके बारे में प्रॉपरली हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए वो और कन्फ्यूज़ हो गए कि ये जाति है, वर्ण है या ऑक्यूपेशन है, ये वो नहीं समझ पाए। तो इतना इतना बड़ा कन्फ्यूजन था इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये कास्ट ही थी, कास्ट अलग-अलग भी हुआ करती होगी। बट हमें कुछ एविडेंसेस से ये ज़रूर पता चलता है कि चतुर्वर्ण सिस्टम जो है ये कंटिन्यू था इस सोसाइटी में। तो चतुर्वर्ण सिस्टम में आपको पता है 4 वर्ण आते हैं, उसमें आते हैं ब्राह्मण, उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, उसके बाद आते हैं वैश्य और उसके बाद आते हैं शूद्र। सो ये जो चतुर्वर्ण सिस्टम है ये इस वक़्त भी हुआ करता था, ये हमें यहाँ पे एविडेंसेस से पता चलता है। और दूसरी बात ये कि अर्बन जो है, अर्बन लाइफ़स्टाइल यानी जैसे हम शहरी कह सकते हैं जो भी लाइफ़स्टाइल है, वो यहाँ पे डेवलप हो गई थी ऐसा भी कह सकते हैं और क्राफ्ट्समैन जो है ये सबसे बड़ी पो पो एक प्लेस होती थी उनकी सोसाइटी में, क्राफ्ट्समैन जो भी क्राफ्ट्स बनाते उन लोगों की। सो ये बहुत ही एक अलग सी बात थी मौर्यन पीरियड की। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जो टीचिंग थी ये ब्राह्मण्स का जो मेन जॉब हुआ करता है पहले से सोसाइटी का, ब्राह्मण जो है यही गुरु हुआ करते थे, ये चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि चाणक्य खुद एक ब्राह्मण थी और वो भी गुरु थे इस टाइम पे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो है ये भी इस वक़्त डेवलप की गई थी और इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो बनती है वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनती है। तो मोनेस्ट्री में आपको पता है कि टीचिंग्स दी जाती है, बुद्धिस्ट टीचिंग वहाँ पे प्रेयर्स होती है, काफ़ी सारे मॉन्क्स रहते हैं। तो ये इस तरह से मोनेस्ट्रीज़ यहाँ पे डेवलप करना शुरू किया था और इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उनको बनाया गया था। तक्षशिला हो गया, उज्जैनी हो गया, वाराणसी हो गया, ये फेमस एजुकेशनल सेंटर्स हैं मौर्यन टाइम के। सो तक्षशिला, उज्जैनी और वाराणसी 3 फेमस एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ
फ्रॉम मौर्यन पीरियड। अब आपको ये बता दूं कि जो टेक्निकल एजुकेशन है वो जनरली प्रोवाइड किया जाता था लोगों को थ्रू गिल्ड्स। गिल्ड्स यानी आप कह सकते हैं कि एक पूरा ग्रुप में पूरे लोगों को बिठाया जाता था और उनको एक टेक्निकल एजुकेशन दिया जाता था, है ना। तो टेक्निकल कैसी चीजें चलती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ मेटलर्जी, मुझे मेटल मेल्ट करके कुछ बनाना है, तो ये भी एक टेक्निकल चीज हो गई, ये एक टेक्निक हो गई बनाने की। तो ये भी जितने लोगों को पढ़ना है उनका पूरा ग्रुप बनाया जाएगा और उनको ये सब चीजें बताई जाएगी। तो ये जो है ये कैसे सीखते थे, तो पहले के जो अर्ली एजेस के जो भी क्राफ्ट्स है वो देखा करते थे और उससे ये सीखा करते थे पूरे ग्रुप के ग्रुप कि किस तरह से ये काम हो सकते हैं। सो ये भी एक टेक्निकल एजुकेशन की बात हो गई। उसके अलावा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो नॉर्म था ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, है ना, वाज द नॉर्म ऑफ, है ना। यानी आप यहाँ पे अगर आप देखोगे मौर्यन पीरियड में तो ज़्यादा फोकस किया गया था जॉइंट फैमिली पे। जॉइंट फैमिली सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता था। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम उतना नहीं था, दिखाई नहीं दिया, या था तो बहुत कम था, ये हमें पता चलता है। बट ऐसा कहीं समझा दिखा नहीं हमें कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम यहाँ पे था, ऐसा नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैरिड वुमेन जो है, मैरिड वुमेन की खुद की प्रॉपर्टी रहा करती थी इन फॉर्म ऑफ ब्राइड गिफ्ट। तो जो भी ब्राइड गिफ्ट मिलते थे उनको, उसको शादी में जो भी गिफ्ट मिलते हैं वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी रहेगी मैरिड वुमेन की, जिसको स्त्रीधन कहा जाता था। इवन आज भी हमारे जो लॉज है इसमें स्त्रीधन का मेंशन है। तो यही होता है कि मैरिड वुमेन की जो भी शादी के वक्त की प्रॉपर्टी है, शादी में उनको जो भी चीज़ें मिले हैं, गिफ्ट मिले हैं, वो पूरे स्त्रीधन में आते हैं। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे मौर्यन पीरियड के वक्त भी थी। सो विडोज जो है उनको काफ़ी रेस्पेक्ट था सोसाइटी में। ऐसा नहीं था कि विडोज पहले के ज़माने में जैसा विडोज को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, वैसा मौर्यन टाइम पे नहीं था। मौर्यन टाइम पे विडोज जो है, जो विधवा थी, उनको भी काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट मिला है सोसाइटी में। जितना भी स्त्री धन है ना, तो जिसमें गिफ्ट और ज्वेलरीज आते हैं, ये पूरे खुद उस विडो के होंगे, खुद वो विधवा जो है उसके होंगे। सो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पता चलती है। और जो ऑफेंसेस है अगेंस्ट वुमेन, उसको उसको बहुत ही सीवियरली यहाँ पे डील किया जाता था, उसको बहुत सीरियसली यहाँ डील किया जाता था। तो ये बहुत बड़ी बात है वुमेन के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस करना पीरियड, जो मौर्यन पीरियड है उस वक्त की। उसके साथ साथ कौटिल्य जो है उन्होंने पेनल्टीज भी लिखी है अगेंस्ट ऑफिशियल्स, है ना। तो जो भी ऑफिशियल्स है, जो भी लोग काम, जो भी ऑफिसर्स है वर्कशॉप के हो गए या प्रिजन्स के हो गए, जिसमें अगर वुमेन भी काम करी या फिर वुमेन को भी रखा गया है, सो यहाँ पे उनके साथ जो भी मिसबिहेव करेगा उसके लिए बहुत खतरनाक सजाएं लिखी थी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, हमें ये पता चलता है। सो ये सब चीज़ें से ये पता चलता है कि वुमेन का एक बहुत एक तरह से एक रेस्पेक्ट उनको था सोसाइटी में, और उनके खिलाफ कोई भी अगर कुछ गलत काम करता है तो उसे काफ़ी हायर पेनल्टीज दी जाती थी। अगला आपको ये पॉइंट बता दूं कि मेगास्थेनिस की जो भी बुक लिखी है इंडिका, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि स्लेवरी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी उस टाइम पे। बट इंडियन सोर्सेस से हमें ये पता चलता है कि स्लेवरी हुआ करती थी मौर्यन पीरियड पे। तो इसका हम ये निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि शायद लीगल स्लेवरी नहीं थी। यानी राज्य जो है उनके तरफ से लीगल नहीं था कुछ भी स्लेवरी वाला, जो भी गुलाम है रखे जाते हैं वो। तो यही चीज मेगास्थेनिस ने देखी कि राज्य अलाउ नहीं करता, यानी स्लेवरी नहीं थी, बट इलीगली स्लेवरी चलती होगी इंडिया में, ये हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो लीगल स्लेवरी नहीं दिखी है कहीं भी हमें मौर्यन पीरियड के वक्त। सो इस तरह से मौर्यन सोसाइटी रहा करती थी, तो हमें ये सब चीजें यहाँ पे पता चलती है। कॉजेस ऑफ डिक्लाइन में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि क्या क्या कॉजेस थे डिक्लाइन के, जो हमने सब पॉइंट्स बनाए हुए। आपके जो रेफरेंस बुक है जो कि एनसीईआरटी है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसी में का जो डेटा है और कुछ मेरा जो खुद का नोट्स है उसमें से मैंने ये पूरा लेक्चर बनाया हुआ है। सो आपको ये मेरा लेक्चर और आपके एनसीईआरटी ये सोर्सेस होंगे ये लेक्चर के स्टडी करने के। सो जो नई चीज़ें आपको मिलेगी इसमें उसे आप नोट डाउन कर लेंगे। जो हम फर्स्ट रीजन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कॉजेस ऑफ डिक्लाइन में, जो भी कॉजेस थे, जो भी कारण थे डिक्लाइन होने के, खत्म होने के मौर्यन एम्पायर के, उसमें हम ब्राह्मणिकल रिएक्शंस पहले स्टडी करेंगे। ब्राह्मणिकल रिएक्शंस का मीनिंग होता है जो ब्राह्मण्स थे उनके तरफ से जो भी रिएक्शंस आ रहे थे अशोक के या फिर मौर्यंस के पॉलिसी के खिलाफ, वो सब रीजंस जिसके कारण एक तरह से जो किंगडम था, जो डायनेस्टी थी, ये वीक होती गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजल्ट था ये अशोक की पॉलिसी का। अशोक की जो पॉलिसी थी ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने अशोक पे एक सेपरेट लेक्चर लिया जिसमें मैं ऑलरेडी आपको पॉलिसी बता चुका। अशोक की जो पॉलिसी थी वो टॉलरेंट पॉलिसी तो थी ही। टॉलरेंट पॉलिसी थी। टॉलरेंट पॉलिसी का मीनिंग होता है कि अशोक जो थे वो आखिरी अपने जो एज था उसमें उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बाकी रिलीजन को जगह नहीं दी थी। उन्होंने हर रिलीजन को यहाँ पे टॉलरेट किया था। उनकी टॉलरेंट पॉलिसी, हर रिलीजन को रेस्पेक्ट किया जाएगा, हिंदुइज्म हो चाहे जो भी रिलीजन हो, सभी को यहाँ पे एक तरह से रेस्पेक्ट होगा।
तो यहाँ पे उनकी ये टॉलरेंट पॉलिसी थी। उसके अलावा उन्होंने लोगों को ये भी बताया था इवन कि वो ब्राह्मण्स जो हैं उनको रिस्पेक्ट भी करें। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुए? ब्राह्मण्स की तरफ से रिएक्शन क्या हुए? तो प्रॉब्लम ये हुए कि उन्होंने सबसे पहले प्रोहिबिट कर दिया था कि किसी भी एनिमल या बर्ड को यहाँ पे मारा नहीं जाएगा। उसके साथ-साथ उन्होंने सपोर्ट किया था कि जो वुमेन है वो भी जो रिचुअल्स है, जो रीति-रिवाज है, जो भी जितनी भी प्रथाएँ हैं उसको वो पूरा कर सकती हैं। सो वुमेन को भी परफ़ॉर्म करने का अधिकार दिया था और इसको अशोक ने सपोर्ट भी किया था। अब ये सब चीज़ों के कारण क्या हुआ तो ब्राह्मण्स की जो इनकम थी वो अफ़ेक्ट कर गई। किस तरह से? तो देखिए, काफ़ी सारे यज्ञ थे जो ब्राह्मण्स कराते थे, इसमें ऐसे भी यज्ञ थे जो सैक्रिफिशियल थे। सैक्रिफिशियल यानी हम ये कह सकते हैं कि आप लोग किसी जानवर की बलि दीजिए या जो भी बलि दी जाती थी, पूजा का ही एक तरह से वो अ, पार्ट था बलि देना भी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बंद हो गई क्योंकि एंटी सैक्रिफिशियल एटीट्यूड था अशोक का। अशोक ने कह दिया डायरेक्टली कि अभी किसी की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी और ये सब चीज़ों के कारण जो ब्राह्मण्स थे उनकी इनकम जो थी ये अफ़ेक्ट होने लग गई और ये लोग अशोक के खिलाफ या फिर मौर्यन डायनेस्टी के खिलाफ एक तरह से खड़े हो गए। यानी अगर हम देखते हैं तो उनके अलग-अलग रिएक्शंस आने लगे। सो ये फर्स्ट रीज़न बनता है जो कि माना जाता है कि डिक्लाइन किस तरह से हुआ था मौर्यन एम्पायर। नेक्स्ट जो रीज़न माना जाता है बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर वो था फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फाइनेंशियल क्राइसिस माना जाता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस यानी एक तरह से जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है वो चीज़ों को लेके। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था आर्मी पे। ऐसा माना जाता है कि जो मौर्यंस थे वो सबसे बड़ी आर्मी रखा करते थे उस टाइम पे एंशिएंट हिस्ट्री में जितनी भी हमें दिखती है। सो इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता था और बहुत सारे ऑफिसर्स भी काम करते थे। तो जो ब्यूरोक्रेसी थे उनके पेमेंट ब्यूरोक्रेट्स थे या फिर जो भी ब्यूरोक्रेसी थी इनके पेमेंट में भी बहुत खर्चा हो जाता था। और इस सब चीज़ों के कारण अगर हम देखते हैं तो टैक्सेस तो लिए ही जाते थे लोगों के बट टैक्सेस लेने के बाद भी डिस्पाइट ऑफ ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस भी ये सब चीज़ें मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका था। इवन हम देखते हैं तो अशोक जो थे वो लार्ज ग्रांट्स भी देते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। अशोक ने तो आखिरी टाइम पे आप जानते हैं कि बुद्धिज़्म को अपनाया था तो काफ़ी सारा एक तरह से वो धनराशि देते थे, काफ़ी सारा सपोर्ट देते थे फाइनेंशियल एक तरह से जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे ताकि बुद्धिज़्म का डेवलपमेंट हो सके। तो ये सब चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। जितना भी खज़ाना था, जितना भी हम ये भी देखेंगे कि जितना भी पैसा था वो सब कम पड़ने लगा मौर्यन पीरियड में। हम ये भी देखते हैं कि आखिरी-आखिरी स्टेज में तो इवन मौर्यंस को जो गॉड की इमेजेस है, जो सोना-चांदी या जो भी मेटल से बने हुए थे, उन सबको मेल्ट करना पड़ा और वो सब चीज़ें बेच के अपनी इकोनॉमी चलाना पड़ा। इतने ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, ऐसा भी माना जाता है यहाँ पे। अगला जो रीज़न है उसमें हम ये कह सकते हैं कि अशोक की पॉलिसी। जो अशोक की पॉलिसीज़ थी वो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो अशोक की पॉलिसी थी वो बहुत बड़ा एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि रीज़न था डिक्लाइन होने का। अशोक की पॉलिसी सबसे पहले नॉन वायलेंट थी। नॉन वायलेंट यानी पेसिफिस्ट पॉलिसी कहा जाता है, पीसफुल पॉलिसी थी जिसमें वो अटैक नहीं करते थे अपने दुश्मनों पे आखिरी-आखिरी टाइम पे कलिंगा वॉर के बाद। ये भी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सो ये चीज़ों के कारण जो एम्पायर था ये वीक होने लगा क्योंकि अशोक अटैक नहीं करते थे और आगे ये पेसिफिस्ट पॉलिसी जो थी ये सँभालना मुश्किल हो गया था। ही उन्होंने वॉर करना बंद कर दिया था। फॉरेन पावर जो थी वो एक बार फिर से ये सोच रही थी कि ये जितना भी एरिया है जो हम हमसे कब्ज़े में लिया था मौर्यंस ने, वो पूरे एरिया को अब हम जीत लेंगे क्योंकि जो अशोक है ये एक तरह से शांत हो चुके हैं तो अब हम अटैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का फ़ायदा उठाने लगे और ये किंगडम पे काफ़ी सारे अटैक होने लगे। उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था या फिर एफर्ट्स जो थे एक ही डायरेक्शन में लगाए थे वो थे प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म जो था उसका उस रिलिजन का प्रसार करना चाहते थे अशोक। तो ये सब चीज़ों के कारण उनका वॉर और ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं। एक तरह से वो पीसफुल बन चुके थे। तो ये सब पॉलिसीज़ भी एक तरह से रीज़न बनती है जिसके चलते मौर्यन डायनेस्टी जो है ये वीक होने लग गई। उसके बाद हम अगला रीज़न कह सकते हैं फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन जो रीज़न था, ये रीज़न देखते हैं क्या था। सो इसमें सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मौर्यन किंग्स आपको पता है 3 मौर्यन किंग्स कौन रह चुके हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर रहे अशोक। सो इन तीनों के वक़्त कोई भी फॉरेन पावर जो थी उन्होंने इंडिया पे अटैक करने का सोचा भी नहीं था नॉर्थ वेस्ट से क्योंकि वो इतने बड़े मौर्यन आर्मी जो थी उसको डरते थे। तो यहाँ पे इतना बड़ा जो एम्पायर था इसको यहाँ पे बिल्कुल अटैक करने की कोशिश नहीं की गई थी क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी यहाँ पे तैनात रखी हुई थी। बट ये सिर्फ़ 3 रूलर्स के टाइम पे उनके वक़्त थी। उसके बाद देखते हैं कि जब अशोक की डेथ हो गई
गई तो किंगडम जो था वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। सो ये भी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये स्प्लिट क्या-क्या स्प्लिट हुआ था। मौर्यन जो जितनी भी डायनेस्टी थी उसको 2 हिस्सों में बाँट दिया गया, वेस्ट और ईस्ट में। उसके बाद जो ग्रीक किंग थे जिनका नाम था एंटिओकस, उन्होंने इंडिया में अटैक किया था। बट ये सक्सेसफुल नहीं रहे। बट उसी टाइम पे काफ़ी फॉरेन ट्राइब्स जो थे उन्होंने भी इंडिया पे अटैक किए और अगर हम देखते हैं तो इंडियन सॉइल पे उन्होंने अटैक तो किए और छोटी-छोटी जगह पे अपने किंगडम जो थे वो उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिए। उन्होंने अपने किंगडम बना दिए छोटे-छोटी जगह जीत के। अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल है इसमें वो है इंडो ग्रीक्स में शकाज़ एंड कुषाण। कुषाण और शकाज़ जो है इनके हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपने किंगडम यहाँ पे सेटअप किए थे। अगले लेक्चर्स आने वाले लेक्चर्स में हम ये चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। सो ये लेक्चर इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि अगले जितने भी लेक्चर्स आएँगे उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें पता रहें। सो ये एक हो गया। उसके बाद ये हुआ फॉरेन इन्वेजन। उसके बाद अगला जो रीजन बनता है ये है पार्टीशन ऑफ एम्पायर। तो पार्टीशन ऑफ एम्पायर, एम्पायर जो था इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया आफ्टर अशोक। सो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जब अशोक की डेथ हो गई तो मौर्यन एम्पायर जो था ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। एक था वेस्टर्न और एक ईस्टर्न पार्ट। अगर हम ये देखें तो इस तरह से ये स्प्लिट हुआ था ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में। अब हम देखते हैं कि ये जब पार्टीशन हो गया तो ये समझ जाइए वीकनिंग शुरू हो गई। कोई भी चीज़ का जब पार्टीशन होता है तो वो कमज़ोर होने लगता है क्योंकि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये तो आप जानते ही है। जब तक हम सब साथ में तब तक हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है। जिस दिन हम अलग हो गए उस दिन हम गिर जाएँगे। सो यही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होती है और जो वेस्टर्न पार्ट था एम्पायर का वेस्टर्न पार्ट ये कुणाल के पास जाता है। कुणाल जो थे ये कौन थे? तो अशोक के बेटे थे जिनके पास वेस्टर्न पार्ट चले जाता है वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट जो था ये जाता है दशरथ के पास। दशरथ जो थे ये ग्रैंडसन सन थे अशोक के पोते थे। तो इनके पास जाता है। इस तरह से ये स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने के बाद ये कमज़ोर होने लगा और कमज़ोर होने के बाद धीरे-धीरे अगर हम देखते हैं तो लास्ट मौर्यन जो बने ये बृहद्रथ बने। बृहद्रथ जो थे ये आखिरी मौर्यन रूलर बने, मौर्यन एम्परर बने और अगर हम देखते हैं तो बृहद्रथ को उनके कमांडर इन चीफ जो थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा उन्होंने मार दिया था। पुष्यमित्र शुंगा जो थे हू वाज़ कमांडर इन चीफ ऑफ बृहद्रथ, किल्ड बृहद्रथ एंड एस्टैब्लिश्ड शुंगा डायनेस्टी। तो यहाँ से शुरू होता है शुंगा डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हो गया और जो मौर्यन डायनेस्टी थे ये खत्म होने लगी। इस तरह से पार्टीशन जो था इसने भी अपना काम कर दिया जो कि एक बहुत बुरी चीज़ साबित हुई मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर के लिए। उसके बाद जो अगला रीज़न बनता है वो है हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था। देखिए सेंट्रलाइज़ का मीनिंग होता है कि एक ही इंसान के चलते पूरा किंगडम चल रहा है। यानी ये जो किंग है यही पूरा किंगडम चला रहा है। तो यही एक चीज़ समझ जाइए कि इसे कहते हैं हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये चीज़ किसने कही है? तो जो हिस्टोरियन है रोमिला थापर उन्होंने ये कही है। उनका ऐसा व्यू था कि हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यंस के वक़्त, यानी किंग ही सब कुछ हुआ करते थे जो कि एक प्रॉब्लम ही बन गया मौर्यन पीरियड के लिए। तो पहले के जो मौर्यन रूलर्स थे उनके लिए तो ठीक था क्योंकि वो उतने स्ट्रांग थे कि वो पूरा एम्पायर इतना बड़ा जो एम्पायर है उसे संभाल पाते थे। बट बाद के जो लेटर मौर्यन किंग्स आए वो यहाँ पे एफिशिएंट नहीं थे एडमिनिस्ट्रेटर जिसके कारण वो संभाल नहीं पाए इतना बड़ा किंगडम। पावरफुल किंग्स जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गए या अशोक हो गए वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से संभाल पाते थे अकेले ही। वो उतने पावरफुल थे कि इतना बड़ा एम्पायर भी संभाल पाए। बट इनके बाद आने वाले जो लोग थे वो वीक थे। वीक एडमिनिस्ट्रेशन था और अल्टीमेटली जो एम्पायर था उसका डिसइंटीग्रेशन होने लगा, वो टूटने लगा छोटे-छोटे पार्ट्स में। सो ये टूटने लगा और इसको सँभालना मुश्किल था, तो छोटे-छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ा और एक-एक के पास एक-एक थोड़ा पावर देना पड़ा और उनको सँभालने कहना पड़ा। ये बाद में हुआ, बाद के जो रूलर्स थे उनके वक़्त ये हुआ। सो यहाँ पे उसके साथ-साथ अगर समझ जाइए किंग कहीं एक जगह पे बैठा हुआ है, यहाँ पे समझ जाइए कहीं पे उज्जैन में है, तो उज्जैन से इतने सारे जगह पे उनको कम्युनिकेशन करना भी मुश्किल जाता था। हालाँकि ये पहले के जो रूलर्स थे वो तो कर लेते थे, बट बाद के ये कर नहीं पाए, तो लार्ज डिस्टेंस था कम्युनिकेट करने के लिए और ये नहीं कर पा रहे थे, ध्यान नहीं रख पाए जिसके कारण छोटे-छोटे किंगडम्स उठने लगे, छोटी-छोटी जगह पे, अलग-अलग जगह पे छोटे-छोटे किंगडम्स उभरने लगे, जिसके कारण यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाए और ध्यान ना देने के कारण अब कुछ-कुछ पार्ट्स जो है मौर्यंस का वो जाने लगा और धीरे-धीरे ये पार्ट बढ़ते गया और मौर्यंस जो है ये खत्म होते गए। ये भी एक रीज़न माना जाता है बिहाइंड डिक्लिनेशन ऑफ मौर्यंस। So highly centralized administration according to रोमिला थापर is one of the reason for decline of मौर्यंस। So ये एक और रीज़न हो गया जो आपको पता चल चुका है।
सो इस तरह से जो मौर्यंस थे इनका ये ख़त्म हुआ, इनका जो डायनेस्टी थी ये ख़त्म हुई और अब हम अगले लेक्चर से अगले डायनेस्टी की तरफ जाएँगे। अगले जितने भी लेटर मौर्यंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे, जो भी सक्सेसर्स थे मौर्यन के उनको यहाँ पे हम अगले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। सो अब आज हमने कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन में ब्राह्मणिकल रिएक्शंस देखे, हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, हमने अशोका की पॉलिसी देखी, उसके साथ-साथ हमने फॉरेन इन्वेजन्स एक रीज़न बनता है ये देखा, पार्टीशन किस तरह से एम्पायर का हुआ था, हाइली सेंट्रलाइज़्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी एक रीज़न बनता है, कॉजेज़ बनते हैं ये सब डिक्लाइन के, तो ये सब हमने यहाँ पे स्टडी किए।